यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है या वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, 2 जो चैप्टर हैं वो हम कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और कलेक्शन ऑफ डाटा। अब हम 3rd चैप्टर के ऊपर आए हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के मेजर्स इसके अंदर हम कई सारे पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी को बोलते हैं एवरेज, और एवरेज के 4-5 प्रकार होते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर नहीं, इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। इस चैप्टर में तो एवरेज का जो फर्स्ट टाइप है वो हम इसको कवर करेंगे, अर्थमेटिक मीन को। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, ये क्यों मापी जाती है, मतलब क्यों मेज़र की जाती है सेंट्रल टेंडेंसी को। तो देखो, मैं सिंपल अगर उसमें बताऊं, देखो आपको, अ लार्ज नंबर ऑफ बिग फिगर्स इज कन्फ्यूजिंग टू माइंड। देखो, अब हमारा बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत सारा डाटा है हमारे पास, ठीक है, वो माइंड को कंफ्यूज कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारा डाटा है हमारे पास, वन फिगर नहीं है, हमारा बहुत सारे फिगर हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू एनालाइज दैम, और उनको एनालाइज करना भी बहुत मुश्किल होगा यार, बहुत सारा डाटा है तो उनको एनालाइज करना भी मुश्किल होगा, राइट। In order to reduce the complexity of data and to make them comparable, it is essential that the various figures which are being compared are reduced to one single figure each. देखिए, अगर डाटा इतना सारा है तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको कंपैरिजन करने में, नहीं कर सकते हम बहुत सारे डाटा को बहुत सारे डाटा के साथ कंपेयर। लेकिन अगर उस बहुत सारे डाटा को कंडेंस करके हम एक सिंगल फिगर में चेंज कर देंगे, तब उस सिंगल फिगर को सामने वाली सिंगल फिगर से हम कंपेयर ईजिली कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 2 कॉलेज हैं, कॉलेज ए, कॉलेज बी, ठीक है। रिजल्ट आया है बीकॉम 2nd क्लास का, इधर भी बीकॉम 2nd क्लास का रिजल्ट आया, दोनों को कंपेयर करना है हमें। अब इसमें भी 100 स्टूडेंट्स हैं, इसमें भी 100 स्टूडेंट्स हैं। अब 100 स्टूडेंट के मार्क्स को, कितने सारे मार्क्स होंगे, और 100 स्टूडेंट के इसके मार्क्स को हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली? नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा डाटा है, और इतने सारे डाटा जो है अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो माइंड कंफ्यूजिंग प्रोसेस हो जाएगी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को एक फिगर में चेंज करेंगे, सिंगल फिगर के अंदर, और इस डाटा को भी एक सिंगल फिगर के अंदर चेंज करेंगे। और फिर अब मान लो इसका इससे कंपैरिजन हो सकता है ना, सिंगल फिगर का सिंगल फिगर से कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं ना। तो यही होता है। और जो इस डाटा को एक सिंगल फिगर में चेंज करना क्या कहलाता है, एवरेज। क्या कहलाता है, एवरेज। हम इन जो 100 बच्चों के मार्क्स के एवरेज मार्क्स निकाल लेंगे कि भाई एक बच्चे के अगर हम एवरेज मार्क निकालते हैं तो इतने होंगे, और इनके भी एवरेज मार्क निकाल लेंगे। अब जो एवरेज मार्क्स आएंगे उनको कंपैरिजन कर सकते हैं ना हम। तो क्या है कि एक बहुत सारे डाटा को, जो माइंड कंफ्यूजिंग प्रोसेस आ जाती है कि कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसको एक सिंगल प्रोसेस में चेंज करना, सिंगल फिगर में चेंज करना एवरेज कहलाता है। और उसी एवरेज को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज आर आल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ लोकेशन। तो अगर आपके पास मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो आप ऐसे ही एग्जाम्पल देके उसे बताओगे। या फिर नाम आ सकता है मेजर्स ऑफ लोकेशन, तो भी आप एवरेज के बारे में बता रहे हो। अगर खाली एवरेज आ जाता है तो भी आप एवरेज के बारे में बताओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, कि जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, उसको कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस मुश्किल को कम करने के लिए हम डाटा को क्या करते हैं, एक सिंगल फिगर में चेंज कर देते हैं, जिससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। हम डाटा को कंडेंस कर देते हैं, कंडेंस मतलब करना, बहुत सारे डाटा को एक सिंगल फिगर में चेंज कर देना, कंडेंस करना कहलाता है। तो उससे क्या होगा, कंपैरिजन इजी हो जाएगा, मतलब ब्रीफ में आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है।
आगे देखिए मीनिंग ऑफ एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ फिगर्स एंड ऑल अदर इंडिविजुअल आइटम कंसंट्रेट अराउंड इट। देखो जब हम एवरेज निकालते हैं, मान लो वही बता रहे हमने कॉलेज ए था जो, उसके 100 बच्चों के जो मार्क्स की हमने एक एवरेज निकाली थी, वो क्या है, वो एवरेज मार्क है ना, वो इन 100 बच्चों के जो सेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट, उनके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एवरेज मार्क, है ना। तो क्या है, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ, ये सिंगल वैल्यू है विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ फिगर्स एंड ऑल अदर इंडिविजुअल आइटम कंसंट्रेट अराउंड इट। In other words, an average is a single value within the range of the data that is used to represent all the values in the series. Such an average is somewhere within the range of the data. जो ये average है ये डाटा के रेंज के अंदर ही मिलेगी, आउट ऑफ रेंज नहीं मिलेगी। मतलब ये लगा लो अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, मतलब 100 मार्क्स है तो यानी हाईएस्ट मार्क कितने हो गए 100, ठीक है। और लोएस्ट जितने भी बच्चे ने लिए हैं, मान लो 33 लिए हैं लोएस्ट मार्क, तो 33 और 100 के बीच की रेंज का ही होगा जो भी आपका मीन होगा या मतलब जो भी आपका एवरेज होगा, ठीक है। डाटा से बाहर नहीं हो सकता। ये नहीं है कि आपका जो एवरेज निकलेगी वो 120 निकलेगी, जब जब है ही जो रेंज ही हमारी 100 तक की है, ठीक है। within the range of the data it is therefore called measures of central tendency। से क्या बोलते हैं, measures of central tendency बोलते हैं। कुछ एक डेफिनेशन कर लेते हैं एवरेज की। एन एवरेज इज सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, मतलब कि एक सिंगल फिगर है जो पूरे ग्रुप को, यानी कि मान लो हमने एवरेज मार्क्स निकाल लिए हैं तो वो पूरे ग्रुप यानी 100 बच्चों के ग्रुप के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आगे देखिए पर्पस एंड फंक्शन ऑफ एवरेज। अब वही एवरेज निकालने के पर्पस क्या है, क्यों निकाली जाती है एवरेज, फंक्शंस क्या हैं एवरेज के। फर्स्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। देखिए हम बहुत सारे डाटा को एक सिंगल फिगर में चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमें सारी जो जितना भी डाटा है उसका एक मोटा मोटा सा एक वो पता चल जाता है, उसका इफेक्ट पता चल जाता है मोटा मोटा कि हाँ इससे ये कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। हमें अब मान लो एवरेज मार्क पता चल गए ना कि हम हर बच्चों ने 50 के अराउंड तो एवरेज मार्क्स हैं ही, मतलब बच्चों के एवरेज स्टूडेंट्स के 50 मार्क्स तो हैं ही हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है ये हमें। आगे है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। देखिए हम कंपैरिजन में बहुत मदद करता है एवरेज, क्योंकि बहुत सारे सेट ऑफ डाटा को बहुत सारे सेट ऑफ डाटा से कंपेयर करना बहुत ही माइंड कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। जिसको कम करने के लिए हमने क्या किया, जो बहुत सारा डाटा था एक एक पार्टी का उसको एक सिंगल फिगर में चेंज किया, जो बहुत सारा डाटा है दूसरी पार्टी का उसको सिंगल फिगर में चेंज किया। आप दोनों कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल फिगर का सिंगल फिगर से कंपैरिजन करना इजी हो जाता है, ठीक है। आगे है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज बनाने में काम आता है एवरेज। हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज टू इलिस्ट्रेट व्हेन द गवर्नमेंट फाइंड दैट द एवरेज पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज वेरी लो, इट कैन फॉर्मुलेट सुटेबल पॉलिसीज टू इंक्रीज इट। देखिए जब इंडिया में जब गवर्नमेंट है हमारी वो ये देखती है जो पर कैपिटा इनकम निकलती है ना, वो भी एवरेज के थ्रू निकलती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पर कैपिटा इनकम निकालती है कि भाई एक मतलब इंसान की, एक जो हमारी इंडिया में रहने वाले एक मनुष्य की जो इनकम होगी, पर पर्सन जो इनकम होगी वो इतनी तो होगी। जब मान लो वो इनकम लो दिख रही है, एवरेज उसकी लो दिख रही है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी कि नहीं भाई हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाना चाहिए, हमारे जो इकोनॉमीज है नीचे जा रही हैं इस तरीके से उसको ठीक करना चाहिए, तो पॉलिसीज़ बनाई जाती है इसके बेस पे। आगे है बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एवरेज कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल if one knows the average marks secured by the student of a class in their different subjects, one can easily analyze general interest of the student in different subjects। देखिए
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है इसमें, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक क्लास है, उसमें हमें सारे बच्चों के मार्क्स पता है, और जैसे कि मान लो एक बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, मान लो कॉमर्स में लगा लो, तो उसके एवरेज मार्क्स दिखेंगे किस में ज़्यादा है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा है, उसे क्या पता चल रहा है, उस स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट कितना है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, उसमें जिसमें कम मार्क्स होंगे उसका इंटरेस्ट में कम होगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में काम आ रहा है। आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है ये, एन एवरेज रिप्रेजेंट द यूनिवर्स ऑफ द मार्क्स द स्टैटिस्टिकल डाटा। यानी देखिए यूनिवर्स मतलब, देखो एक बहुत सारा डाटा है, उसमें से एक सैंपल निकाला, ठीक है, और जो सैंपल है ना वो उस पूरे डाटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही ये पूरा बहुत सारा डाटा है, उसमें से एक सिंगल हमने फिगर जो निकाली है, वो सिंगल फिगर उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो वो बहुत सारा डाटा है वो यूनिवर्स है, और जो हमने एक फिगर निकाली है, सिंगल फिगर में चेंज किया है, वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पूरे यूनिवर्स को, ठीक है। अब आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एवरेज। अगर एक गुड एवरेज की एक गुड एवरेज की प्रॉपर्टीज क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सको एवरेज को। इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, ईजिली कंप्यूट हो सके। इट शुड बी यूनिकली डिफाइंड, हम यूनिक वे में उसको डिफाइन कर सके। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखते हुए उसके बेस पर एवरेज बननी चाहिए। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये भाई कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आगे जाके उस मीन को, मतलब ये लगा लो उस एवरेज को हम आगे जाके एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो उसके ऊपर वो खरी उतरनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ एवरेज, कितने टाइप के एवरेज होते हैं। देखो वैसे तो देखो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एवरेज, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एवरेज विच आर कॉमनली यूज इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। देखो कई बार ऐसा होता है आपको सिंपल दे रखा होता है टाइप्स ऑफ एवरेज, तो आप लिख देते हो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एवरेज, जिसमें आप लिखते हो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन और मोड। वैसे ऐसे लिखा जाता है सीरीज वाइज में कि अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, और फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो टाइप्स ऑफ एवरेज 2 टाइप की होती है, मैथमेटिकल एवरेज और होती है पोजिशनल एवरेज, ठीक है। मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज, ये देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एवरेज, ये देखो एक मिनट, ये टाइप्स ऑफ एवरेज 2 टाइप की एवरेज होती है। हम बोल देते हैं कि एवरेज 5 टाइप की होती है, उसको मीन एवरेज, ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और फिर मीडियन और मोड, ये बता देते हैं हम 5। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है टाइप्स ऑफ एवरेज में जो एवरेज है 2 टाइप की होती है, एक होती है मैथमेटिकल एवरेज और एक होती है पोजिशनल एवरेज। जो मैथमेटिकल एवरेज है उसको 3 टाइप से निकाला जाता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और पोजिशनल एवरेज को मीडियन और मोड, ये इसके टाइप हो गए आगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल एवरेज के टाइप कौन से हो गए, AM, GM, HM, और पोजिशनल एवरेज के मीडियन और मोड, ठीक है। जो आपने मीन, मीडियन, मोड है वो पढ़ा होगा आपने 8th 9th क्लास के अंदर जाके, वो मैथ में पढ़ते थे आप, ठीक है। वो एक उसका एक मतलब छोटा ब्रीफ पार्ट पढ़ते थे आप, यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, डीपली पढ़ोगे क्या है मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं हम। आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर हम जो टाइप्स ऑफ एवरेज हैं, इसका जो मैथमेटिकल एवरेज का जो अर्थमेटिक मीन है, मतलब 5 टाइप के हो गए एक तरह से, उसका जो फर्स्ट टाइप है अर्थमेटिक मीन वो कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखो अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अर्थमेटिक मीन को, ठीक है। जनरली व्हेन वी टॉक ऑफ एवरेज इट सिग्निफाइज अर्थमेटिक मीन। अगर देखो हम नॉर्मल सी बात है, अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं ना, सिंपल एवरेज की बात, तो हम वहाँ पर मीन मानते हैं, यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लो, समेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना
अर्थमेटिक मीन समेशन ऑफ द आइटम्स प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द आइटम्स, है ना। आगे देखिए, इट सिग्निफाइज अर्थमेटिक मीन, इट इज जनरली नोन एज मीन। अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द आइटम ऑफ सीरीज एंड डिवाइडिंग दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ द आइटम्स। अर्थमेटिक मीन मे बी ऑफ टू टाइप। अब देखो अर्थमेटिक मीन भी आगे दो टाइप का होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। हम पहले करेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक जो मीन है, देखो बताती हूँ आपको। अर्थमेटिक मीन करेंगे, ये दो टाइप का होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है ना, उसकी 3 टाइप के डाटा दिए होते हैं। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि सिंपल डाटा दे रखा होता है। दूसरा होता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है डिस्क्रिएट सीरीज। तीसरा होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। अब देखो इनके भी आगे दो टाइप है हर दोनों के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड। दोनों के डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसके लास्ट में हम क्या करेंगे, इनके वो करेंगे, क्या कहते हैं, जो भी इनके टोटल सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं वो इकट्ठे कर लेंगे हम, फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन। जो फर्स्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, ये देखिए। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज अर्थमेटिक मीन कैन बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग एनी ऑफ 2 मेथड्स। देखिए हम इसको ना एग्जाम्पल के साथ करते जाएंगे, इलिस्ट्रेशन के साथ करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट करेंगे, देखो इंडिविजुअल सीरीज के आगे 2 मेथड होते हैं। तीसरा भी होता है स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो फर्स्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, व्हेन डायरेक्ट मेथड इज यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज, यानी एक्स बार यानी मीन, एक्स बार को लिखा जाता है मीन, मीन को लिखा जाता है एक्स बार। एक्स बार, रुक जाओ देखो, ये रहा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, समेशन ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सारे जो भी एक्स के जो वेरिएबल है ऐड टुगेदर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड ऑब्टेन द टोटल समेशन ऑफ एक्स। और जो टोटल एन है उसको डिवाइड कर देंगे समेशन ऑफ एक्स से। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। पॉकेट मनी मिलती है, देखो 10 स्टूडेंट्स को, एक को 15 मिलती है, एक को 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65, ठीक है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉकेट अलाउंस। अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हमें सबसे पहले पता है क्या फॉर्मूला लगाना है, हमें समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो हमारे पास ये रहे सारे एक्स, ठीक है। इनका समेशन करना है, इन सबको ऐड करना है, ठीक है, इन सबको ऐड करना है। और जितने सारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो n कितना है हमारा, नंबर ऑफ आइटम 10 है, 10 से उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखो अब समेशन ऑफ x आया 340 और जो n आया हमारा, ये देखो यहाँ पर समेशन ऑफ x टोटल इनका आया 340 और जो n हमारे टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 है। तो 340 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 34। जो पॉकेट अलाउंस है, जो एवरेज है वो 34 है, ठीक है। देखो, ठीक है। आगे देखिए, फर्स्ट हमने मेथड करा डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, इसको एक शॉर्टकट मानने के लिए हम एक अज्यूम्ड मीन मान के चलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है हमारे शॉर्टकट मेथड का, सिग्मा वो एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस में समेशन ऑफ डेविएशन अपॉन में एन। और डेविएशन कैसे निकलते हैं, डेविएशन निकलते हैं जो हमने अज्यूम्ड मीन माना है उसको एक्स में से माइनस करके। एक्स माइनस ए जो होता है वो अज्यूम्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एनी वन ऑफ द आइटम इन द सीरीज टेकन एज अज्यूम्ड मीन, यानी जो भी आपकी सीरीज दे रखी है उसमें से एक अज्यूम्ड मीन मान के चलोगे। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, ये वही वाला सेम क्वेश्चन है पॉकेट अलाउंस वाला,
ठीक है। और वही सेम क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। ये देखो, इसमें एक सीरीज में से एक को हम क्या मान लेंगे, किसी भी एक को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे इसको अज्यूम्ड मीन मान लिया। ए हो गया हमारा, कितना हो गया, 40 हो गया यानी, ठीक है, याद रख के चलना। आगे देखो, टेक द डेविएशन ऑफ द आइटम्स। अब देखो डेविएशन निकालेंगे हम। ये देखो, डी निकालना है हमको, समेशन ऑफ डी निकालना है, तो डी निकालना पड़ेगा उसके लिए। डी हमारा देखो क्या है, ये रहा डी है हमारा एक्स में से, यानी जो ये है एक्स हमारा, इसमें से हमें एज्यूम्ड मीन जो 40 माना है हमने, वो माइनस करके चलना है। तो 15 माइनस 40, 20 माइनस 40, माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 18 माइनस 15 माइनस 22 प्लस 10 प्लस 15 आगे प्लस 25, और इन सबको कैलकुलेट करके जो समेशन ऑफ डी आ गया वो आ गया माइनस का 60। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस में समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है हमारा, एन 10 ही है हमारा, ठीक है। समेशन ऑफ डी आ गया, अब फॉर्मूला लगा दो। एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस में समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। देखो जो अज्यूम मीन है वो 40 है, प्लस में जो समेशन ऑफ डी आया वो -60 है, अपॉन में 10 आ गया। तो अब देखो ऊपर आया -6, जो 10 से 10 कट गई, ये देखो 10 से 10 कट गई, तो ऊपर आया -6, तो 40 - 6 इज इक्वल टू 34 आंसर आ गया। आंसर सेम आएगा हमारा सारे मेथड से, जो भी मेथड लगाओगे आप, चाहे सिंपल मीन मेथड लगा लो, चाहे जो मतलब डायरेक्ट मेथड लगा लो, चाहे शॉर्टकट मेथड लगा लो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड लगा लो, कोई भी मेथड लगा लो, सेम यही आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। डिस्क्रिएट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज देखो क्या सीरीज होती है, देखो उस सीरीज इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिंपल आपको एक्स दिया होता है, ठीक है। डिस्क्रिएट सीरीज में क्या आती है, फ्रिक्वेंसी आ जाती है। यानी कि मान लो एक क्लास में एक टेस्ट हुआ है 50 नंबर का, उसमें से जो 10 मार्क्स है 4 स्टूडेंट्स के, 30 मार्क्स है 5 स्टूडेंट्स के, 20 मार्क्स हैं 33 स्टूडेंट के, ऐसे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी उसको हम कितनी बार वो चीज़ सेम घटित हुई है, यानी 10 मार्क्स 5 बच्चों के सेम, मतलब 5 चीज़ें सेम, 5 बच्चों की 10 मार्क्स सेम आए हैं, तो फ्रिक्वेंसी आ गई उसकी 5। 10 की क्या अगर फ्रिक्वेंसी आ गई 5, तो जब डिस्क्रीट सीरीज होती है जहाँ पर फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज द फॉलोइंग 2 मेथड में बी यूज। 2 मेथड आ गए, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है, व्हेन डायरेक्ट मेथड इज यूज्ड द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड। तो बस देखो, जब हमने सिंपल इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाया था तो क्या था वो, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये था ना। अब इसमें फ्रिक्वेंसी आ गई तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यानी कि एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स, जब एक्स की मल्टीप्लाई एफ से हो जाएगी, फिर उन दोनों का जो जोड़ आएगा, समेशन आएगा, उसको डिवाइड करेंगे हम एन से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट मेथड का। अब आगे देखो, एग्जाम्पल करते हैं। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें देखा है अर्थमेटिक मीन करना है, अब हमें पता है इसमें कौन सा मेथड लगेगा, ये हमें पता चल गया। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ एक मिनट, सॉरी, हाँ अब देखो, ये देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये 10 जो रुपए लेते हैं, सेम जो नंबर ऑफ वर्कर 4, ठीक है, 5 वर्कर लेते हैं 20 रुपए, 30 रुपए लेते हैं 3 वर्कर, तो ये क्या है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमको। ठीक है, ये हमारा एक्स है और ये हमारी फ्रिक्वेंसी है उसकी। ठीक है, तो एक्स लिख दिया हमने यहाँ 10 20 30 40 50, और यहाँ फ्रिक्वेंसी लिख दी उसकी ये। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पता चल गया कि एक्स और एफ दे रखा है, यानी फ्रिक्वेंसी वाला है, यानी कि ये डिस्क्रीट सीरीज है और इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में ये कुछ भी नहीं दे रखा आपको यहाँ पे कि आप डायरेक्ट मेथड लगाओ या फिर शॉर्टकट मेथड लगाओ, तो आपका जो मन है ना वो वाला मेथड लगा लो। ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर में आपका अगर
ये क्वेश्चन आ जाता है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो आपको बस ये पता चलना चाहिए कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो ये एक्स है और ये एफ है, और यहाँ पर बस डिस्क्रीट सीरीज है तो वो एफ वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। बस आपको ये ध्यान, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा कि यहाँ पर अगर यहाँ दे रखा होता ना यहाँ पर कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड ही लगाओगे आप फिर, अज्यूम्ड मीन वाला। और शॉर्टकट मेथड कौन सा होता है, अज्यूम्ड मीन, मान के चलने वाला, ए वाला होता है जो शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड तो सिंपल वो समेशन वाला आ जाता है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये फ्रिक्वेंसी वाली सीरीज है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम मेथड लगाएंगे फ्रिक्वेंसी वाला, फॉर्मूला लगाएंगे फ्रिक्वेंसी वाला। तो अब देखो एक्स ये रहा, एफ ये रहा, समेशन कौन सा फॉर्मूला था, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला था। तो एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 4 10 40 25 100, 25 इंटू 20 इंटू में 5 इज इक्वल टू 100। ये एफ एक्स निकाल लिया। अब यहाँ समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लिया, समेशन ऑफ एफ एक्स को एन से डिवाइड कर दिया, और जो एन होता है वो फ्रिक्वेंसी का समेशन होता है, ये फ्रिक्वेंसी होगी ना ये वाली, इसका समेशन होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। 19 एक स्टूडेंट ये ध्यान रखना है इस चीज में, देखो बताती हूँ आपको। फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन, ठीक है। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, एफ लेंगे, एक्स लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 560 आ गया था और ये सबका ऐड कर देंगे, एफ एक्स आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 से, 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एन इज इक्वल टू 5। ये इसके अंदर फ्रिक्वेंसी वाले के अंदर जो एन है ना, एन का मतलब है, एक मिनट, एन का मतलब है समेशन ऑफ एफ, तो एफ ये रहा, इसका समेशन मतलब ऐड करके आया ये 19, वो 19 से आप डिवाइड करोगे ना कि 5 से, ठीक है। कई बार स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं क्योंकि जब मीन निकाल रहे होते हैं ना, तब हमें ध्यान रहता है, हमें एन का मतलब होता है हमारे लिए सिर्फ कि समय, जो टोटल जितने भी आइटम्स हैं उनका नंबर, उनकी नंबर, इसमें ये नंबर नहीं है। आप जब भी अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला बनेगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन। तो या तो आप फॉर्मूला ही बदल दो कि समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ कर दो, या तो फॉर्मूला ही चेंज कर दो ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। और अगर फॉर्मूला चेंज नहीं करते तो याद रखना कि जहाँ पर एफ होगा उसकी फ्रिक्वेंसी का जो समेशन होगा ना वो डिवाइड होएगा, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू, या तो फॉर्मूला यही रख लो जो एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो याद रखना पड़ेगा कि ये समेशन ऑफ एक्स है यही, तो या तो फिर फॉर्मूला ही अपना चेंज कर लो कि सिग्मा एफ एक्स अपने सिग्मा एफ लिख लिया करो, ठीक है, ताकि उसमें ध्यान रहेगा कि हमें इसका जोड़ और समेशन ऑफ एफ यानी इसका जोड़ ये डिवाइड करना, ठीक है। आगे देखो, ये हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया हमारा 29.47, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में अज्यूम मीन वही सेम, ए प्लस में उसमें क्या था, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, इसमें क्या है, सॉरी उसमें क्या था, ए प्लस में समेशन ऑफ एक्स डी अपॉन में एन, इसमें क्या है सिग्मा वो सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस में समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में एन, ठीक है। इसमें ए अज्यूम मीन होगा, जो डी होगा वो जो डेविएशन होंगे मतलब एक्स से जो अज्यूम मीन के वो होंगे, और एन होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि समेशन ऑफ एफ। तो आप ये मान के चलो इसके अंदर जो एन है ना वो समेशन ऑफ एफ होता है, फ्रिक्वेंसी वाली अगर सीरीज आ जाती है, डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, उसमें जो एन होता है वो फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है, ठीक है। आ जाओ, वही क्वेश्चन सेम है 10 20 30 40 50 वाला, इसमें अज्यूम्ड मीन मान के चल लिया हमने, कौन सा है हमारा 30 है, ये वाला अज्यूम्ड मीन है हमारे, ये देखो ये हमारा अज्यूम्ड मीन मान के चल लिया हमने, ये हमारा अज्यूम्ड मीन है, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी ये हमारी, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा हमें एन निकालने के लिए, ये आ गई, ठीक है।
अब हमें क्या चाहिए, अज्यूम मीन हमें पता ही चल गया फॉर्मूला में। देखो हमारा पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में एन है, एन का मतलब होता है समेशन ऑफ एफ, ठीक है। अब ये 30 पता चल गया, ये यहाँ पे भर जाएगा 30 प्लस में एफ डी चाहिए, पता नहीं हमें, एन हमारा निकाल लिया, ये हमने 19, ठीक है। अब एफ डॉट डी चाहिए। अब देखो एफ डी कैसे निकलेगा, एफ हमारे पास है, डी निकालना है हमको पहले। तो डी कैसे निकलता है, डेविएशन कैसे निकलते हैं, एक्स में से जब हम अज्यूम्ड मीन माइनस कर देते हैं, एक्स ये रहा हमारा 10 माइनस 30 तो -20 आ गया, ठीक है। अब ये -20 एफ डी निकालना है, ये एफ है और ये डी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -20 मल्टीप्लाई बाय 4 या गया -80, ऐसे करके एफ डी निकाल लेंगे, -10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम -10, ये देखो, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करके हमारे पास फॉर्म आंसर निकल गया 29.47, ठीक है, सेम आंसर आएगा। आगे देखो, ये थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज। आगे आगे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में वही इसमें 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड भी आता है। अब देखिए डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है, पहली बात कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है। देखो जब इंडिविजुअल सीरीज दे रखी होती है तो उसमें सिर्फ एक्स दे रखा होता है, मार्क्स दे रखे होते हैं कि स्टूडेंट 1 2 3 4 5 है, उसके एक के 20 मार्क्स है, एक के 30 मार्क्स है, एक के 40 है, ये तो हो गई इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी आ जाती है, यानी कि 10 मार्क्स हैं 5 बच्चों के, 20 मार्क्स हैं 10 बच्चों के, 30 मार्क्स हैं 60 बच्चों के, ऐसे। तो इसमें ये एक्स होता है और ये एफ होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी आ जाती है, ये होगी डिस्क्रीट सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है कि इतने से इतने मार्क्स इतने बच्चों के हैं, यानी 0 से 10 मार्क्स हैं 5 बच्चों के, 10 से 20 मार्क्स हैं 10 बच्चों के, 20 से 30 मार्क्स हैं 20 बच्चों के, 30 से 40 मार्क्स हैं 30 बच्चों के, ठीक है। तो ये है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो जब आपको क्वेश्चन इस सीरीज में दे रखा होता है तो इसमें मीन निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ, सिंपल में डायरेक्ट उसमें निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। जब आपको डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन दे रखा होता है तो इसका मीन निकालेंगे, मीन होता है ये, इसका मीन निकालेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन, और इसके अंदर जो एन होता है वो समेशन ऑफ एफ होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये फ्रिक्वेंसी होती है, ये एक्स होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वो निकालेंगे वो सिग्मा एफ और एम होता है डिवाइडेड बाय एन होता है। एफ वही फ्रिक्वेंसी है यही वाली हमारी, एम होता है इनका मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे आगे, यानी 0 प्लस में 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगा, ऐसे मिड पॉइंट को जब f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एम आ जाएगा। और जो इसमें n है, इसमें भी n जो है वो समेशन ऑफ f है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। आगे देखो, अब डायरेक्ट मेथड है इसका एफ एम, तो ये देखो मिड पॉइंट एम निकाल लोगे, उसको एफ फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे और तो एफ एम आ जाएगा, उसको एन यानी कि समेशन ऑफ एफ से डिवाइड कर दोगे। देखो क्वेश्चन दे रखा है अपने को 0 से 10 20, 10 से 20 24, ठीक है, यानी कि ये हमारा 0 से 10 जो है हमारे मार्क्स है, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है, और हम इसमें m निकालेंगे, इसमें x का कोई रोल नहीं है, x की जगह हम m निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो मार्क्स है ना 0 से 10 उनकी मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट 0 प्लस में 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस में 20 डिवाइडेड बाई 2, 5 15 25 35 और 45, ये हमारे मिड पॉइंट निकल गए। और जो मिड पॉइंट को हमने f से मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ एम आ जाएगा, एफ एम को सारे टोटल को ऐड कर लेंगे, समेशन आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ एम आ गया 36 20, ठीक है। और जो n था हमारा वो क्या है, समेशन ऑफ f है, तो समेशन ऑफ f देखो ये रहा, एक मिनट को, ये इधर तो हमारा निकल गया एफ एम समेशन, इधर आ गया हमारा समेशन ऑफ f 140, तो यानी 3620 डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू 25.85 हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा मीन। और शॉर्टकट मेथड निकालेंगे तो वही अज्यूम मीन प्लस में एफ डी अपॉन में एन, एफ हमारा को दे रखी है, डेविएशन कैसे निकालेंगे, अज्यूम मीन। सबसे पहले देखो अगर हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है तो अज्यूम्ड मीन निकालने के सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है।
ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, मैं बताती जाती हूँ आपको। ये देखो फॉर्मूला क्या है हमारा शॉर्टकट मेथड का, अज्यूम्ड मीन प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, या फिर एन लिख लो, कुछ भी लिख लो, जो भी मार्क आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब देखो अज्यूम्ड मीन, इनमें से कहीं से हम निकाल नहीं सकते अज्यूम्ड मीन, तो इनके पहले मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो उसके अंदर एक्स होता है वो इसके अंदर एम होता है, तो पहले एम निकालो, ये रहा एम, एम के अंदर एक अज्यूम्ड मीन निकाल लो, ये निकाल लिया 25 तो लिख दिया, फिर 25 की जगह एफ डी निकालना है, तो पहले डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है, जो अज्यूम्ड मीन में से जो एम में से उसके अंदर एक्स से माइनस करते थे, इसमें एम से माइनस करेंगे, एक्स माइनस ए, तो इधर एम माइनस ए जाएगा, ये आ गया, डी निकल गया हमारा। तो डी और एफ की मल्टीप्लिकेशन कर लो, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लो, 20 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 20 इधर आ गया, माइनस का 400, ठीक है। यहाँ से एफ डी समेशन निकल जाएगा ये वाला, ठीक है। और एन है हमारा ये रहा 140, ठीक है। तो ये देखो ए हो गया 25, 120 एफ समेशन ऑफ एफ डी हो गया, और समेशन ऑफ एफ या फिर एन इज इक्वल टू 140 हो गया, कितना आ गया 25.85, आंसर सेम आएंगे। और स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, देखो वही स्टेप डेविएशन मेथड में हमने पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट में से हमें क्या करना पड़ेगा, एक सजेस्ट करना पड़ेगा, ये अज्यूम्ड मीन है, ये मान के चलिए ये अज्यूम्ड मीन है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एफ डी डैश निकालना है, डी डैश क्या होता है, डी डैश होता है जो हमने अभी डी निकाला था ना, यानी एम माइनस ए से डी निकाला था हमने, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए निकाला था, तो अब डी डैश निकालना है ना, उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, डी डिवाइडेड बाय आई, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डी डैश निकल जाएगा। अब आई क्या होता है, आई होता है जो भी क्लास इंटरवल दे रखे हैं उसका डिफरेंस जो होता है वो आई होता है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे मान लो जो भी डी आया उसको 10 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एफ डी डी डैश आ जाएगा, और डी डैश को जब हम एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी डैश समेशन टोटल आ जाएगा उसका, एन वही हमारा टोटल ऑफ एफ आ जाएगा, और आई होता है जितना भी जो आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, जितना भी डिफरेंस होगा बीच का वो आई होता है 10, ठीक है। देखो बताती हूँ कैसे। अब देखो हमको यहाँ पर ये दे दिया, ये हमारा फॉर्मूला है, वेयर डी डैश क्या होगा, एम माइनस ए, एम माइनस ए क्या होता है, डी होता है वैसे, ठीक है। तो डी डिवाइडेड बाय आई क्या होगा, डी डैश, तो एक फॉर्मूला डी डैश का ये भी लिख सकते हो, डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आई, है ना। और जो एम होगा वो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास होगा, यानी 0 से 10 की अगर क्लास है तो 0 प्लस में 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया। और जो आई होता है वो कॉमन मैग्नीट्यूड होता है क्लास इंटरवल का, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो कितने का क्लास, कितने का जो कॉमन मैग्नीट्यूड है 10 का, तो 10 हो गया आई, ठीक है। और ए तो अज्यूम्ड मीन है, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि देखो कि ये तो कॉन्टिन्यूस सीरीज है भाई, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको स्टेप डेविएशन मेथड यानी तीसरा फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूस सीरीज का तीसरा फॉर्मूला कौन सा था, अज्यूम्ड मीन प्लस में समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इनटू में आई, ये है, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन निकालने के लिए सबसे पहले इनका एम निकालना पड़ेगा इनसे, तो अज्यूम एम निकाल लिया, ये रहा, ठीक है। एम कैसे निकाला था, 0 प्लस में 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस में 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 20 प्लस में 30 डिवाइडेड बाय 2, ये था, ठीक है। इसमें से एक अज्यूम मीन निकाल लिया 25, मतलब मान लिया हमने, यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में भर रही हूँ साथ साथ। अब एफ डी डैश निकालना है, और जो एन है, एन क्या करते हैं, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है ये देखिए, ये इसको ऐड कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा एन निकल गया, ठीक है। ये एन भी लिख लो इस जगह पे 140। अब ये रहता है ये निकालना फ्रिक्वेंसी, इसमें एफ डी डैश है ना, तो एफ तो हमारे पास है, ये रहा, डी डैश निकालना है, तो डी डैश का फॉर्मूला क्या था, डी डिवाइडेड बाय आई, तो इसलिए सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एम माइनस ए,
यानी कि जो हमारी जो m है उसमें से हमें जो भी अज्यूम्ड मीन माना था जो 25, उसको माइनस कर लो, ये निकल गया हमारा d। अब d डैश निकालना है तो d डिवाइडेड बाय i, तो d डैश ये रहा, d डिवाइडेड बाय i क्या है हमारा 10 है, फ्रिक्वेंसी मतलब कि 0 से 10, 10 से 20, कितना कॉमन है इसमें 10, तो उसको 10 से डिवाइड कर लो, तो ये आ गया हमारा d डैश। अब d डैश और f को मल्टीप्लाई कर लो, ये f d डैश आ जाएगा, और जिसका समेशन आ जाएगा वो हमारा यहाँ पर पुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो समेशन क्या आया 12, तो यहाँ पर पुट कर दो 12, तो इसको सॉर्ट आउट करके 140, और जो मल्टीप्लाई में आई था, आई कितना था 10 था, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये था, ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉर्ट आउट कर लो, सॉर्ट आउट करके आंसर आ जाएगा 25.85। ठीक है, हमारा स्टेप डेविएशन मेथड भी यहाँ कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो अब देखो हमने इस वीडियो के अंदर अच्छा, अभी हमारा एक बारी वो हमारा हमारा अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन कंप्लीट हो गया। अब हमारा आएगा वेटेड अर्थमेटिक मीन। देखो क्या है, सिंपल अर्थमेटिक मीन एज डिस्कस्ड अबव गिव्स इक्वल इम्पॉर्टेंस वेट्स टू ईच आइटम ऑफ द सीरीज, बट देयर कैन बी सम केसेस वेयर ऑल द आइटम ऑफ अ सीरीज आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। लेकिन कई बार ऐसी सीरीज आती है, सम केसेस आते हैं जिसमें सारी जो सीरीज है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती। इन केस ऑफ साइंस, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी, ईच सब्जेक्ट हैज़ इट्स ऑन इम्पॉर्टेंस। देखो अगर हम बात करते हैं कि सारी चीज़ों की ओवरऑल सेम इम्पॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है, मान लो अगर एक स्टूडेंट है, उसके पास 6 सब्जेक्ट है, वो 6 सब्जेक्ट में स्टूडेंट किन्हीं 3 सब्जेक्ट को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और 3 को कहता है कोई बात नहीं, ये तो मैं एग्ज़ाम के दौरान ही कर लूँगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, तो यही है, वेट दे देता है। मान लो मेरे पास 6 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, तो मैं वेट प्रोवाइड कर दूँगा, यानी कि जो मेरा इंग्लिश है वो मैं कर लूँगा। ठीक है, इसको वेट देते हैं 2। साइंस है बहुत मुश्किल है, मेरे को नहीं होएगी, इसको मैं वेट देता हूँ 8। ठीक है, और जो SST है वो भी मेरे को पल्ले नहीं पड़ती, इसको भी वेट देता हूँ 7। ठीक है, ऐसे तो वेट दे देते हैं इसके अंदर उसको कि भाई जो ज़्यादा टिपिकल है उसका वेट ज़्यादा है ना, ऐसे तो उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलेगी। जिसका वेट ज़्यादा होगा उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलेगी, यानी जिसका वेट मतलब सब्जेक्ट में ज़्यादा होगा उसको, जिसके लिए पढ़ाई ज़्यादा होएगी, है ना। We have to provide different weights according to their importance, and weightage average arithmetic mean is used as an average in such cases। उसमें एवरेज निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालोगे। The following formula is used to calculate the weighted arithmetic mean। अब देखो weighted arithmetic mean निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो उसके अंदर क्या होता था, एक मिनट को, weighted arithmetic निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है मीन निकालने का फॉर्मूला, और वेटेज अर्थमेटिक मीन निकालना है तो W और लगा दोगे इसके नीचे। वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू वो सिग्मा एक्स क्या था, जो मतलब हमने सिंपल अर्थमेटिक में निकाला था, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये था ना। इसमें क्या होगा, जो सिग्मा एक्स था उसके आगे वेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो टोटल होगा वो समेशन ऑफ वेट होगा। ठीक है, समेशन ऑफ वेट होगा, ना कि एन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवल नहीं होगा, समेशन ऑफ वेट होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, वेटेज अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ WX डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। ठीक है, तो देखो उसमें जैसे F लेते थे ना, जो हम समेशन ऑफ F, इसमें वो W लेते हैं इसके अंदर। फॉर्मूला ये देखो, कैलकुलेट वेटेज मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वेटेज मीन निकालना है, वेटेज मीन का फॉर्मूला सबसे पहले क्वेश्चन में देखते ही ना, आप ही देख लो क्या है, वेटेज आइटम दे रखा है, वेट दे रखा है, यानी कि वेटेज मीन निकलेगा। अगर मान लो यहाँ पर आपको वेटेज मीन ना दे रखा होता है, यहाँ पर दे रखा होता है कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो हम आपको कैसे पता चलता कि यहाँ वेटेज मीन का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर वेट दे रखा है इसलिए।
ठीक है, वेट्स दे रखा है तो वेटेज मीन का फॉर्मूला लगेगा। तो अब देखो ये आइटम जो हो गई सारी हमने लिख ली, ये वाली सारी, ये थी एक्स है हमारी। ठीक है, एक मिनट, ये सारी हमारी, अरे हम कहीं और आ गए, ये तो, हाँ ये जो ये सारी आइटम हैं ये हमारी एक्स है। ठीक है, और ये सारी आइटम है जो हमारी वो है डब्लू, वेट। अब देखो फॉर्मूला है हमारा समेशन ऑफ एक्स एक्स डब्लू एक्स, सॉरी, अपॉन में समेशन ऑफ डब्लू। तो ये डब्लू ये है वेट, इनका समेशन निकाल लो सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 28। ठीक है, अब डब्लू एक्स निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया मल्टीप्लाई, इसका समेशन जो आ जाएगा वो समेशन ऑफ डब्लू एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका समेशन डिवाइडेड बाय इसका समेशन, आंसर आ जाएगा हमारा, ये देखो 1961 डिवाइडेड बाय 28, 70.04 हमारा क्या आ गया, वेटेज अर्थमेटिक मीन। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक अर्थमेटिक मीन के जो दो टाइप्स हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरा अर्थमेटिक मीन को कवर कर लिया, यानी टाइप्स ऑफ एवरेज में जो अर्थमेटिक मीन वाला टाइप है वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। ऐसे 5 टाइप हैं, एक टाइप हो गया, 4 टाइप रहते हैं, वो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि एवरेज क्या होता है, मीनिंग क्या होता है एवरेज की, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है सेंट्रल टेंडेंसी की, या फिर एवरेज की पर्पस और फंक्शंस क्या होते हैं एवरेज के, और करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एवरेज की, और टाइप्स कितने टाइप की होती हैं एवरेजेस। ठीक है, और देखिए अगर हम सारे फॉर्मूलाज को इकट्ठा लिखने की बात करें तो लिखते हैं हम, देखो 3 अर्थमेटिक मीन होता है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, सिंपल और वेटेड। ठीक है, तो अब हम सिंपल करते हैं। सिंपल जो है 3 सीरीज होती है सिंपल में, एक इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक डिस्क्रिएट सीरीज होती है, और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। ठीक, यही था। पहले सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे वो दे रखा होता है, और सिंपल प्लस में बस सिंपल इंडिविजुअल सीरीज दे रखी होती है, एक्स दे रखा होता है, ये 29 30 40 60 जो भी ऐसे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसमें फ्रिक्वेंसी आ जाती है आगे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी यानी कि 10 स्टूडेंट के, सॉरी 10 मार्क्स हैं 2 स्टूडेंट के, 20 मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के, 30 मार्क्स हैं 6 स्टूडेंट के, ऐसे। इसमें ये एक्स होता है और ये फ्रिक्वेंसी एफ होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है जिसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज आ जाती है, 0 से 10 मार्क्स हैं 20 स्टूडेंट के, 10 से 20 मार्क्स हैं 4 स्टूडेंट के, 20 से 30 मार्क्स हैं 50 स्टूडेंट के। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, ये अभी कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ इंटरवल होते हैं, इससे हम m निकालते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, 0 प्लस में 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 निकल गया, वो m निकालते हैं, और ये हमारी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, अब देखो एक सिंपल अगर मीन की बात करते हैं तो रुक जाओ, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसमें सिंपल मीन की बात करते हैं, ये दिख नहीं रहा कलर को, ब्लू कर देते हैं। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में अगर मीन की बात करते हैं तो कैसे निकलेगा, मीन निकलता है, ये मीन का डिनोशन होता है एक्स बार, तो क्या होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये इनका टोटल कर लो, समेशन कर लो, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब इनके कितने 1 2 3 4 5 10 हैं, तो 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये एन होता है इसके अंदर। अगर इसकी बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, तो इसमें फॉर्मूला लगता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, लेकिन ये याद रखना जहाँ फ्रिक्वेंसी आ जाती है वो वहाँ पे एन 1 2 3 4 5 नहीं होता, वहाँ पर एन होता है, समेशन ऑफ एफ होता है। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम इसको एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो उनका टोटल होता है वो कर लेते हैं, वो यहाँ आ जाता है, और जो हमारी एफ है इनका टोटल होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, आगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूस सीरीज का सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एफ है,
ये यहाँ से मिड पॉइंट निकल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे एफ एम आ जाता है जिसको समेशन होता है, और जो एन है इसमें भी वो एफ है, समेशन ऑफ एफ इनका टोटल होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूलाज मीन निकालने के। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। मैंने इलिस्ट्रेशन के साथ आपको वीडियो समझाई है। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो और आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो सेंट्रल टेंडेंसी का, अर्थमेटिक मीन निकालने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।